नाज़रीन आदाब, खबर खास के साथ आप सबसे रूबरू हूँ मैं हिना ज़ुबैर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा हेट स्पीचेस। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। एडीआर की जो रिपोर्ट आई है टेक्निकली किस तरह से वो रिपोर्ट सामने आई है, और सबसे अहम बात, सबसे खास बात कि कितनी पार्टियां हैं जो कि इस तरह की चीज़ों में मुलविस पाई गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सियासी लीडरों की इश्तियाल अंगेज बयानबाजियों के मामले में बीजेपी सर फहरिस्त है। ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताज़ा रिपोर्ट कहती है। इस फहरिस्त में इलाकाई जमातें भी पीछे दिखाई नहीं देती। एडीआर ने ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के दिए हलफनामों की बुनियाद पर तैयार की है। खास रिपोर्ट। सियासत और हुक्मरानी में नफरत का सिक्का चलता मालूम हो रहा है। आए दिन लीडरान नफरत फैलाने वाले बयान देते नजर आते हैं। उनका मकसद जो भी हो, लेकिन फिरकावाराना हमाहंगी और पुरअमन माहौल परागंदा होता है। ऐसे ही कुछ लीडरों ने नफरत अंगेज तकारीर करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज केसेस का ऐलान है। इलेक्शन कमीशन में दाखिल हलफनामों की बुनियाद पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट तैयार की है। एडीआर की रिपोर्ट बीजेपी के लिए परेशान कुन है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुमला 58 अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर करने के मामलात दर्ज हैं। उनमें बीजेपी के 27 अरकान पार्लिमान और असेंबली के नाम हैं। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और टीआरएस है। दोनों पार्टियों के 6 लीडरों के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर करने के मामले दर्ज हैं। इस फहरिस्त में शिवसेना और टीडीपी तीसरे नंबर पर है। दोनों जमातों के 3 अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ मामले दर्ज हैं। जेडीयू, एआईटीसी, आईएनसी और एसएचएस के 2 अरकान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के मामले हैं, जबकि बीएसपी, एसपी और डीएमके के 1 अरकान इस फहरिस्त में शामिल हैं। रियासत के लिहाज से 15 अरकान के साथ उत्तर प्रदेश पहले, 13 अरकान के साथ तेलंगाना दूसरे और 5 अरकान के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र मुश्तरका तौर पर तीसरे नंबर पर हैं। मरकजी वजीर उमा भारती ने अपने खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर का मामला दर्ज होने का तस्करा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और नाज़रीन, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ, चलिए सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नरेंद्र सिंह राणा जी, साथ ही साथ रहेंगे शैलेंद्र तिवारी जी जो कि कांग्रेस से हैं, और दिल्ली से हमारे साथ रहेंगी एडीआर की मेंबर लवलीना शर्मा जी भी। अपने सब मेहमानों का हम बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे। लवलीना जी, सबसे पहले हम आप ही के पास आना चाहेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ सामने आई है। आखिर ये एडीआर की रिपोर्ट जो है ये किस तरह से तैयार की जाती है और क्या कुछ इसमें आप जो है वो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखती हैं? हमने ये जो एडीआर की रिपोर्ट है वो हम लोग जो एफिडेविट सबमिट किए जाते हैं सांसदों और विधायकों के द्वारा उनके इलेक्शन से पहले, बल्कि सारे उम्मीदवारों के द्वारा जो एफिडेविट सबमिट किए जाते हैं और जिसमें वो अपने सारे क्रिमिनल केस और एसेट के बारे में जानकारी देते हैं, उससे ही हम ये सारा डेटा लेकर उसका एनालिसिस करके हम ये रिपोर्ट बनाते हैं। और एडीआर कोई भी डेटा ना ही इसमें जोड़ता है ना ही घटाता है। जैसा इन लोगों ने घोषणा की है हम वैसा ही डेटा लोगों को दिखाते हैं। जी लवलीना जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में हलचल मच गई होगी। ये पूरी तरह से टेक्निकल आपकी रिपोर्ट है, बहुत सारी जानकारियां आपने इकट्ठी की होंगी, उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है।
हाँ जी, हमने लॉ कमीशन की रिपोर्ट है एक 267 रिपोर्ट जो कि हेट स्पीच पे ही तैयार करी गई है और उसमें सभी ही आईपीसी और आरपीए एक्ट का सबका मेंशन किया गया है कि कौन कौन हेट स्पीच के अंदर आते हैं और हेट स्पीच क्या होती है। हमने वहीं से ये डेटा लिया है और उसके बाद हमने ये पूरा एक रिपोर्ट तैयार किया है। जी लवलीना जी, हेट स्पीच अपने थोड़े ऑडियंस जो हैं बहुत ही सिंपल अल्फाज में आपसे जानना चाहेंगे, हेट स्पीच, क्योंकि स्पीचेस तो बहुत सारी सुनी है, ये खास वर्ड क्यों? अगर आप लॉ कमीशन की रिपोर्ट में देखें तो उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि हेट स्पीच का मतलब है यानी कोई भी अभिव्यक्ति जो कि अपमानजनक है और जिससे किसी भी एक वर्ग के खिलाफ हिंसा की उत्तेजित की जाती है, हिंसा या घृणा उत्तेजित की जाती है किसी भी वर्ग के खिलाफ। तो ऐसी स्पीच हम अपने सांसदों और विधायकों द्वारा देखते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं और उसी के संदर्भ में ये एक हमने पूरा रिपोर्ट तैयार किया है। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र सिंह राणा भी मौजूद हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो मेंबर हैं उनकी तादाद इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्यार के लिए ये ज़िंदगी इतनी कम है तो फिर उसमें नफरत के क्या मायने हैं? नहीं, कोई मायने नहीं है और नफरत करने वालों को कभी कुछ मिला भी नहीं है सिवाय वो नुकसान करते हैं समाज का, देश का या जहां जिस जगह रहते हैं। और नफरत का कोई वजूद नहीं, लेकिन होता क्या है कि नकारात्मक बातें सकारात्मक बातों से जल्दी पहुंच जाती हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी स्पीचें मैं जानता हूं, चाहे वो आज़ादी के समय से लेकर अब तक दी हों हमारे नेताओं ने, जो अमन की, शांति की, प्रेम की, भाईचारे की स्पीच हैं, लेकिन बीच बीच में ये स्पीचें जो कोई एमएलए है या कोई एमपी है वो कहीं क्षेत्र विशेष में देता है जो कि अनुचित है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे हारना है, हार जाएंगे तो हम गलत स्पीच क्यों देंगे? ये चुनाव जीतने के लिए लोग वहां पर स्थानीय स्तर पर जिस तरह की बात करते हैं जी, तो ये इसका कोई अर्थ नहीं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा सांसद विधायक बीजेपी के हैं पूरे देश में। तो जब आप आंकड़ा निकालेंगी तो वो उस संख्या की दृष्टि से वो ज्यादा आता है, क्योंकि बाकी दलों का उतना वो नहीं है आज की तारीख में। तो इसलिए, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना रहता है कि जो हम अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में स्पीच देते हैं, जो हम अपनी वर्किंग कमेटी में या हमारे पीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, हमारी स्पीच वो होती है। हमारी स्पीच हमारा कोई एमएलए कहीं दे तो वो उसकी व्यक्तिगत स्पीच हम कहते हैं और उस पर हम अपना कड़ा विरोध भी दर्ज करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं नेशन फर्स्ट है और प्यार मोहब्बत इससे ही देश चलता है। ये हमारे मूल में है, हमारे खून में है। तो जो लोग इस प्रकार की भाषा का कभी फिर वो माफी भी मांगते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो खेद भी व्यक्त करते हैं, लेकिन ये चीज ना हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल। शैलेंद्र तिवारी जी, आपसे भी रिएक्शन चाहेंगे कि आखिर इस तरह की जो स्पीचेस सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो मुल्क की तरक्की है, जो विकास की बात की जा रही है, वो बहुत पीछे रह जाती है। शैलेंद्र जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो एमएलए या जो एमपी या अन्य कोई नेता जो हिंदुस्तान की छवि को खराब करने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि उनको उनके पार्टी या उनके दल के लोग उनको निष्कासित करके या उनको कोई सजा बनाए, वरना हिंदुस्तान की छवि जो है वो राष्ट्रीय मामलों में बहुत खराब हो रही है। क्योंकि ये नफरत फैलाने वाली जो जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, वो मुझे लगता है कि प्यार की भाषा से कोई भाषा ऊपर नहीं होती है। और मुझे लगता है कि प्यार की भाषा से सब कुछ जीता जा सकता है और सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ऐसे लोग जो नफरत फैला करके अपनी जीत तय करना चाहते हैं या नफरत फैला करके अपने आप को जो है भीड़ में अलग दिखाना चाहते हैं, ऐसी राजनीति करने वाले लोगों के साथ या पार्टी कार्रवाई करे या जो है संविधान में कोई जो है कानून बनना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों की जरूरत राजनीति में है। और कहीं ना कहीं जो भी लोग, जो भी दल इसको बढ़ावा देते हैं, वो समाज के साथ, देश के साथ
गलत कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुल्क के लिए ऐसे लोग खतरा है। नरेंद्र सिंह जी, आपके पास वापस आना चाहेंगे। यूपी, पूरा यूपी हम सभी जानते हैं अपनी तहजीब के लिए, अपने खास कल्चर के लिए जाना जाता रहा है मुल्क में, और आज उसी यूपी से नफरत की बातें पूरे मुल्क में फैल रही हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं तो रोक लगनी चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि अच्छी बात बहुत बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन अच्छी बात का नेगेटिव बात के अपेक्षा प्रचार प्रसार कम है। मेरा कहने का मतलब ये लोग, इनका कोई वजूद नहीं होता है। ये वो एक छतरी ओढ़ते हैं, कोई जाति की, कोई परिवार की, कोई अपने अपराध से बचने के लिए, कोई भी हो। तो ये इसको हम लोग, हमारा समाज जो है वो कहीं स्वीकार नहीं करता है। और देखिए, बात जब बड़ी करेंगे आप तभी बात बड़ी होगी ना। आपके कहने से या नफरत फैलाने से तो लोगों में अमन चैन भाईचारा जो है, ये गंगा जमनी संस्कृति आज की नहीं है, लाखों साल की संस्कृति है हमारी, जी। जो हमने कभी रावण और कंस को नहीं तोड़ने दी। जी जी। तो ये कहना कि ये लोग कुछ बिगाड़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सुर्खियों में आ जाते हैं। जैसे आप देख सकती हैं, उदाहरण के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी गाली सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं है, लेकिन कोई भी बच्चा, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या गांव में है या शहर में, वो गाली देना जानता है। लेकिन उसको संस्कार सिखाने के लिए, व्यवहार सिखाने के लिए हम सारे लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तरक्की करते हैं। तो वो चीज जो नेगेटिविटी है, उसकी अप्रोच ज्यादा हो जाती है, जी। तो वो फैल जाती है। नरेंद्र सिंह जी, ये भी आप मानेंगे, ये भी आप मानेंगे, एक जिम्मेदार आप शख्सियत हैं कि जबान से जो बात निकलती है वो बहुत दिल तक असर करती है और फिर वो वापस भी नहीं आ सकती है, लाख माफी तलाफी हो जाए। तो क्या उस चीज को वहीं रोकना काफी नहीं है? बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे सेशंस होते हैं, प्लेनरी सेशंस होते हैं, उनमें क्यों नहीं ये बात आती है कि हेट स्पीच पर काबू पाना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से बात आती है, बात ऐसा नहीं कि नहीं आती है, वरना ये तो फैलती जाए, ये बीमारी लाइलाज हो जाए अगर ये बातें ना आए। हर पार्टी कोशिश करती है और हर पार्टी जो है प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की, सहयोग की ही बात करती है, सिखाती है, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी ये पूरी तरह से कहीं खत्म नहीं होती है। कुछ ना कुछ कहीं न कहीं देश में कोने में सुनने को मिल जाता है जो गलत है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो चीजें रोकती हैं दल, रोकते, सारे दल रोकते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी कोई कह देता है कि साहब मैंने तो इसलिए नहीं कहा था, उसलिए नहीं कहा था। लेकिन फिर भी जो चीज, अगर टीवी कोई चीज उठा रहा है, समाचार पत्र लिख रहा है, तो फिर किंतु परंतु नहीं, फिर वो उसके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई हो, जैसा है चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। तो लेकिन वो कार्रवाई पर्याप्त कहीं कही जाएगी कि अभी भी ऐसी चीजें जो हैं वो ज्यादा, मतलब जी जी। शैलेंद्र तिवारी जी, आपके पास आना चाहेंगे, और में बहुत अंतर है। जिम्मेदार अपोजिशन की हैसियत से कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी होती है जब इस तरह के बयानात सामने आते हैं? तो फिर अपोजिशन का क्या किरदार होना चाहिए यहाँ पर? देखिए, अपोजिशन के साथ साथ एक देश के जिम्मेदार नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है जी। दोनों ही भूमिका में कांग्रेस हमेशा बैलेंस करती है और ऐसे मामले में तुरंत के तुरंत फैसला करती है और गलत लोगों के साथ कार्रवाई करती है, उन्हें निकाल के बाहर करती है। लेकिन यहाँ पर समस्या एक ये है कि उसी जगह पर विपक्ष के लोग जो कि सत्ता में है, वो उन पर कार्रवाई ना करके उनको बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत संदेश जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग पनपते रहते हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि उनकी भावनाओं से, उनके जो है वचनों से या उनके बोल वचन से जो है देश के लोगों पे बहुत असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो देश की नई पीढ़ी है वो गुमराह होती है और वो ऐसे वचनों में फंसती है, जिससे जो है देश की छवि खराब होती है। मुझे लगता है कि हम सबको, जितने भी देश के अंदर दल हैं, जितने भी देश के नागरिक हैं, जो लोग अहम पदों पर हैं, जिनके कहने से समसामयिक समस्याओं का जो है परिवर्तन होता है, उन सभी लोगों को, समाज में विघटनकारी जो है भाषण देने वाले लोगों को, हेट स्पीच देने वाले लोगों को
जो है हमेशा ठीक बुरी नजर से नरेंद्र सिंह देखा जी, चाहिए और नरेंद्र सिंह उनकी जी, हमेशा, सवाल यही उठ रहा है कि जब इस तरह की मदद करनी चाहिए हेट स्पीचेस की ताकि बात सामने आती दोबारा है ऐसे तो लोग क्या अपने जो बच्चों में लीडरशिप अच्छी है, बातें रखें। जो आला कमान है, उसकी तरफ से क्या कुछ खास निर्देश नहीं आते हैं, जो कि लगातार ये बातें बढ़ती जा रही, क्योंकि ये रिपोर्ट बाकायदा सामने आई है? देखिए, आप इसको रिपोर्ट में यूं मान लें कि कोई भी पार्टी जो है वो उन्नति के लिए काम करती है, अवनति के लिए नहीं करती है। और ये लोग जो इस तरह के चर्चा में आते हैं बातें करके, ये उस दल को, उस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। और वो दल ऐसा नहीं कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, कार्रवाई करता है, किसी की टिकट कटती है, किसी को पार्टी से निकाला जाता है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि यहाँ पर यही जो बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि बड़ी बातें जो हैं वो हर आदमी जानता है, लेकिन गलत बात को जो है वो जल्दी उसका प्रचार प्रसार होता है। फिर भी एक अगर आप तुलनात्मक उसमें देखेंगी तो इनका कोई बहुत ये उंगली पे गिनने लायक है और ये आगे सफल भी नहीं होते। इनको लीडर मत कहिए, इनको आप कह सकती हैं कि ये एक बार अपने क्षेत्र से एमएलए हो गए या एमपी हो गए, लीडर नहीं बन सकते। लीडर वही बन सकता है जो जिसका दिल बड़ा हो, जो प्यार मोहब्बत की बात करता हो। लीडर तो वही होता है, उसी को फॉलो करते हैं हम। मैंने आपसे अभी कहा कि आपने सही कहा था कि एक साइंस भी कहती है कि जीभ पर जो चोट लगती है वो सबसे जल्दी जो है ठीक होती है, लेकिन जीभ से जो चोट लगती है वो उसको वर्षों नहीं वर्षों लग जाते हैं भरने में। तो ये इस चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं, सारे दल रखते हैं। और मैंने कहा कि हम लोग दल के जो नेता हैं, जो भी लीडर बनते हैं, वो इस तरह के हल्के बयान देने वाले, घटिया बयान देने वाले या घृणास्पद बयान देने, वो बेशक अपने को सही माने, लेकिन समाज और पार्टी उसको सही नहीं मानती है। और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो ये फिर चलता रहे, कार्रवाई होती है। बिल्कुल जी। लवलीना शर्मा जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी थोड़ा सा हम अपने ऑडियंस के लिए जानना चाहेंगे, जब ये इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी जाती होंगी कि कब किसने क्या कहा है। थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उनको बताएंगी कि किस तरह से ये जो रिपोर्ट है ये अभी सामने आई है तो किन किन चीज़ों को सामने रखा गया है, किस तरह से ईयर्स को देखा गया है या महीनों को देखा गया है या फिर क्या कुछ है? ये रिपोर्ट पिछले 5 साल को ध्यान में रख के बनाई गई है और लोकसभा चुनाव और जो अभी स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए हैं उन सब को जोड़ के रिपोर्ट बनाई गई है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि दोनों ही पैनल मेंबर कह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी इसका बिल्कुल इससे सहमत नहीं है और कानून में बदलाव आने चाहिए। पर सबसे पहले बदलाव राजनीतिक दल में भी आना चाहिए। पिछले 5 सालों में 198 कैंडिडेट्स को यानी कि उम्मीदवारों को टिकट दी गई है रिकग्नाइज्ड राजनीतिक दलों से। तो अगर वे इससे सहमत नहीं है तो ऐसे लोगों को टिकट देना क्या सही है? और दूसरी बात कि इनमें से 2 ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टियों के अध्यक्ष हैं। तो अगर ये राजनीतिक दल सहमत नहीं है और इसकी कड़ी निंदा करते हैं बिल्कुल, तो ये भी देखना चाहिए कि हम किन उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। लवलीना जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर ज़रूर रहता होगा। क्या किसी तरह की कोई धमकी मिलती है या फिर इस तरह की रिपोर्ट को सामने न लाने के लिए कुछ कहा जाता है? नहीं, उसके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी भी हम डेटा या सूचना लोगों को दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि यहाँ हम क्रिमिनल केसेस की बातें कर रहे हैं। हाँ, और हेट स्पीच जैसी चीज़ों की हम बातें कर रहे हैं, तो हम ये पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं भी डेटा में कोई गलती ना हो हमारे। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि एडीआर कोई भी डेटा ऐड या सबट्रैक्ट नहीं करता है। जैसा कि उनके एफिडेविट में दिया गया होता है हम वैसा ही लोगों के सामने लाते हैं, क्योंकि ये सब जानकारी पब्लिक को
पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लवलीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या पूरे मुल्क में आपके इस तरह के जो मेंबर्स हैं वो फैले हुए हैं, या फिर कुछ खास ऐसे इलाके हैं जहां से इस तरह की हेट स्पीचेस सामने आई हैं वहां पर हैं, उनका तरीक़ेकार क्या है? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आई। हेलो लवलीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके जो मेंबर्स हैं वो क्या पूरे मुल्क में इसी तरह से फैले हुए हैं, वहाँ से वो तमाम डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, या फिर कुछ ख़ास लोकेशंस होती हैं जहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं? क्या तरीक़ा है एक्चुअली? ये डेटा हम कहीं जाके कलेक्ट नहीं करते हैं। ये सभी विधायकों, उम्मीदवारों और सांसदों ने अपने एफिडेविट में स्पष्ट रूप में दिया हुआ है कि उन पे ये सब केसेस हैं। और हाँ, हमारे मेंबर्स पूरे देश में फैले हुए हैं। हर स्टेट में हमारे पार्टनर हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके विधायकों, सांसदों और उनके क्षेत्र में जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जी ठीक। नरेंद्र सिंह राणा जी, आपके पास आएंगे। बहुत अच्छी आपने पॉजिटिव बातें कही हैं। जिस तरह से ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं, बयान दे दिया, उसके बाद कह दिया कि या तो मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया, या मेरा ये कहना नहीं था, मेरा ये मकसद नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए क्या कुछ खास पार्टी के अंदर नहीं किया जाना चाहिए? कम से कम ये तो होना चाहिए कि बयान जो है वो इस तरह के सामने नहीं आना चाहिए, और उससे ज़्यादा बातें जो हैं वो विकास की होनी चाहिए, तरक्की की होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क को अभी आगे जाना है। जो आप कह रही हैं वही होती हैं, लिखा पढ़ी में होती हैं, लिख के दिया जाता है, लिटरेचर दिया जाता है, और बाकायदा ट्रेनिंग कैंप होते हैं। सब में सबको बताया जाता है कि आपको जो है मर्यादित भाषा में ये बात, आप विकास की बात करिए, जो आपने काम किया है उसकी बात करिए। ये जो हेट स्पीच है और ये जो एडीआर की रिपोर्ट में जो क्राइम के मुकदमे हैं, तो इस पे मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो मुकदमे हैं, इस पर आप जैसे किसी के ऊपर हत्या का मुकदमा है, बलात्कार का है, लूट का है ना, ये संगीन अपराध है जी। तो जरूर एडीआर को ये बताना चाहिए कि वो मुकदमे, अब जैसे कोई धरना प्रदर्शन करने जाता है, कोई बिजली नहीं आ रही उसके लिए प्रदर्शन करता है, कोई अपने क्षेत्र में घटना विशेष होगी उसके विरोध में लाठीचार्ज होता है, तो ये मुकदमे थोड़ा अच्छा रहेगा। एडीआर को चाहिए कि संगीन अपराध जो है वो अलग इससे करे, ताकि पता लगे आपको। मैं बता सकता हूं कि कौन से वो अपराधी हैं जो इस तरह के घृणित अपराध करते हैं, और जिनके ऊपर ये जनता की मांग को लेकर, प्रदर्शन को लेकर, रैली को लेकर मुकदमे हैं। एफिडेविट में तो सब लिखना पड़ता है, तो वो बात जो है एडीआर अगर स्पष्ट करके कहेगा तो पता लगेगा कि ये संगीन अपराध करने वाले लोग उसमें कितने कम हैं जी, या किस दल में कितने ज्यादा हैं। ठीक, जहां तक बात है, हम तो पूरा हमारा दर्शन रहता है, पूरा सबको लगातार सिखाते हैं। जी, शैलेंद्र तिवारी जी, वक्त की चूंकि कमी है, वक्त हमारा खत्म हो रहा है, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हेट स्पीचेस हैं इनको खत्म करने के लिए क्या कुछ? देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी साफगोई के साथ कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग, चाहे वो दल कोई भी हो, ऐसे लोगों को दलों के द्वारा, लोगों के द्वारा, अगर वो जनता के बीच में जाते हैं उनके द्वारा जब तक नकारा नहीं जाएगा तब तक वो लोग ऐसे करते रहेंगे। मुझे लगता है कि इनके लिए ऐसे कानून बनने चाहिए ताकि वो अपनी स्वयं सेल्फ जो है दुकान चलाने लगते हैं, जो अपने आप को जो है ऊपर अलग दिखाने के लिए, समाज से अलग लाने के लिए एक नई भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो समाज के लिए कहीं ना कहीं घातक होती है। ऐसे लोगों को राजनीति में या समाज में कहीं ना कहीं जगह जो मिल जाती है, उसकी वजह से ही लोग इस तरह से उनको बढ़ावा मिलता है। मुझे लगता है कि ये सब की जिम्मेदारी सभी दलों की है, उन सभी दलों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीजों को बढ़ावा ना दे। लवलीना शर्मा जी, आखिर में कुछ कहना चाहेंगी? कैटेगरी की बात हुई थी, क्या उस तरह का कुछ पॉसिबल है? सॉरी,
हेलो जी, जिस तरह से बात हुई थी कि कैटेगराइज होना चाहिए, क्या उस तरह से कुछ चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं? आगे कुछ इसमें किया जा सकता है, कैटेगरी बनाई जा सकती है? देखिए, हम तो एडीआर की रिपोर्ट में हमने ये साफ तरीके से रेकमेंड किया है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट और आरपीए एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे कि जो भी लोग चाहे उम्मीदवार चुनाव के दौरान या विधायक या सांसद उसके बाद ऐसी हेट स्पीच में देते हैं, ऐसे भाषण देते हैं, तो उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के समय में इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, और इसके लिए भी एडीआर ने कहा है कि अगर इंटरनेट के माध्यम से भी ऐसे कोई स्टेटमेंट या भाषण देता है तो हमें उसकी भी निगरानी करनी चाहिए, और ऐसे लोगों पे निगरानी की जरूरत है। और खास तौर से ये तमाम पार्टियों की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो लीडर्स हैं वो कब कहां क्या कह रहे हैं उस पर कदम लगना चाहिए। तमाम मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नरेंद्र सिंह राणा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र तिवारी जी, आपका भी शुक्रिया। और साथ ही साथ एडीआर की मेंबर लवलीना शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आदाब।